इतिहास जानना इसलिए जरूरी है कि आप वर्तमान को सत्य के चश्मे से पहचान सके, वर्तमान की कीमत समझ सके, वर्तमान की नींव को जान सके। विवेकानंद युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि क्या मात्र परीक्षा पास कर लेने को ही, डिग्रियां हासिल कर लेने को ही शिक्षित होना कहते हैं? जो शिक्षा लोगों को साहस नहीं देती, वीरता नहीं देती, वह शिक्षा क्या शिक्षा है? उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक देश में करोड़ों लोग भूख और शिक्षा के अंधेरे में डूबे रहेंगे, तब तक जिन्होंने उनके आंसुओं और खून पसीने के बदले में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, अगर वे इन गरीबों और शोषितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात सोचने के लिए पल भर का समय भी नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं उन्हें विश्वासघाती कहूँगा, देशद्रोही कहूँगा। सुभाष चंद्र बोस भी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। यही वजह है कि आज़ादी आंदोलन में खुद को पूरी तरह झोंक देने के दौरान पारिवारिक विरोध का भी सुभाष चंद्र बोस ने सामना किया। सुभाष चंद्र की इच्छा के खिलाफ ही उनके माता पिता ने उन्हें ICS परीक्षा में बैठने और पास करने के लिए विलायत भेजा था, लेकिन इस बीच उनके दिल में गुलामी के शोले धड़क रहे थे। विद्यासागर के मूल्य और उनका बेमिसाल जीवन संघर्ष, विवेकानंद के आह्वान, देशबंधु के स्वार्थ त्याग की बेजोड़ मिसाल, मुक्ति संग्राम में खुदीराम बोस और अन्य शहीदों के आत्म बलिदान के दृष्टांत तथा गैर समझौतावादी क्रांतिकारी सांस्कृतिक धारा के प्रतिनिधि शरद चंद्र की पुरजोर अपील ने उनकी जमीर पर दस्तक दी थी। इन सब बातों को लेकर ही सुभाष चंद्र के छात्र जीवन का मानसिक जगत निर्मित हुआ था, जहां एक तरफ वे सोच रहे थे कि आज़ादी आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़ो, वहीं दूसरी तरफ वे भी अधिकांश बच्चे की तरह ही सोच रहे थे कि क्या माता पिता की बात ना मानो, क्या माता पिता को तकलीफ दो। यह द्विधाग्रस्त मन लेकर ही वे विलायत गए थे, लेकिन ICS की पढ़ाई करने के दौरान ही परीक्षा के परिणाम आते ही उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की गुलामी बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने पक्का फैसला कर लिया, ICS की डिग्री को ठोकर मारकर आज़ादी आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह छोड़ दूंगा। सुभाष चंद्र के लिए फैसला लेना यह आसान नहीं था, क्योंकि बचपन से ही वह अपने माता पिता को देवताओं के रूप में सम्मान किया करते थे। किसी भी सवाल पर उनकी राय के खिलाफ जाना तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी वजह से यह फैसला लेते समय उन्हें अपने अंदर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इस संबंध में उन्होंने खुद कहा था, इस प्रकार अपने माता पिता की अवज्ञा करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। उन्हें कष्ट देने की बात मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझ में तेजी से बदलाव आ रहे थे और अब मैं माता पिता के अप्रसन्नता से डरने वाला कोई सुकुमार बालक नहीं रह गया था। मेरे पास एक नया विचार था जिसने मेरे मानस को प्रज्वलित कर दिया था। वे इस विचार के बल पर ही माता पिता के आंसुओं, अनुरोध, अनुशासन से लड़ पाए थे, क्योंकि जब वे फैसला ले रहे थे तब यह सवाल उनके दिमाग में निश्चित तौर पर आया ही होगा कि इस बात को लेकर घर में तूफान मचेगा, माता पिता दुखी और नाराज होंगे, उन्हें काफ़ी अफसोस होगा, लेकिन फिर भी सिद्धांत के सवाल पर, सच्चाई के सवाल पर समझौता नहीं किया जा सकता है। दुनिया के हर युग के हर महापुरुष की तरह ही सुभाष चंद्र ने भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष को, गुलामी के खिलाफ मुक्ति संघर्ष को, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते को माता पिता के आंसुओं और अरमानों से भी काफ़ी ज़्यादा मूल्य दिया था। यही वजह है कि वे भारत के आज़ादी आंदोलन के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में सम्मान के आसन पर प्रतिष्ठित हो पाए थे। दो घटनाओं ने नेताजी को संघर्षशील जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया था। जब वे कटक के देवेंद्र कॉलेज स्कूल के निचले दर्जे के छात्र थे, तब उन्होंने उस किशोरावस्था में ही आदरणीय शिक्षक बेनी माधव दास से प्रेरित होकर सहपाठियों को इकट्ठा करके 11 अगस्त को शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया था। शायद भारत में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। नतीजतन उस उम्र में ही खुदीराम के आत्म बलिदान ने उनके विवेक पर गहरी छाप छोड़ी थी। एक और घटना थी
जिसके बारे में आगे चलकर उन्होंने खुद बताया था। किसी विशेष स्थान में कोई एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में लंबे समय तक प्रभावकारी असर डाल सकते हैं। कलकत्ता में हमारे घर के सामने बैठकर एक दुबली पतली भिखारी रोजाना भीख मांगा करती थी। जितनी बार मैं घर से बाहर निकलता था या घर लौटता था, उस पर नजर पड़ जाती थी। मैं जब भी उसकी ओर देखता था या उसके बारे में सोचता था तो उसका उदास चेहरा और उसके फटे पुराने कपड़े मुझे विचलित कर देते थे। उसके मुकाबले खुद को इतने सुख में और आरामदायक स्थिति में पाकर मैं स्वयं को अपराधी सा महसूस करता था। ऐसे विचारों ने मुझे मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। हर युग के तमाम महापुरुष महान क्रांतिकारी लोगों के आंसू और दर्द को अपने दिल में लेकर संघर्ष के राह पर आगे बढ़े हैं। इसी पर सर्वहारा के महान नेता कांग्रेस शिवदास घोष ने कहा था, क्रांतिकारी राजनीति एक सबसे उच्च हृदय की पुकार है। नेताजी ने कहा था, जिसके दिल में महान विचार के प्रति प्यार न हो वह कभी इंसान नहीं बन सकता। अगर इंसान बनना है तो जीवन में महान विचार की जरूरत है, जो विचार सत्य की जानकारी देता है, समाज और सभ्यता की मुक्ति के वास्ते कर्तव्य बोध पैदा करता हो। हमें उस विचार को प्यार करना होगा, जीवन वृत्ति के रूप में अपनाना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जुर्म होते देखकर भी जो व्यक्ति उसके खात्मे के लिए कोशिश नहीं करता वह सिर्फ सताए गए उस आदमी की इंसानियत का ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत का भी अपमान करता है। उन्होंने कहा था, यह मत भूलो कि झूठ और अन्याय के साथ समझौता करने जैसा जघन्य अपराध और कोई नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ने के दौरान जेल, हवाला, लाठी, गोली, उत्पीड़न आदि सभी कुछ सहना पड़ता है। बावजूद उसके हम क्यों लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए नेताजी ने कहा था, जो व्यक्ति जुल्म अत्याचार खत्म करने की कोशिश में घायल होता है, संकट में पड़ता है, जेल जाता है अथवा अपमानित होता है, वह उस त्याग और तिरस्कार के जरिए इंसानियत के गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर आपको जीवन देना भी होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इज्जत के साथ जीना है तो जरूरत पड़ने पर मौत को भी गले लगाना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैं इस देश के करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए क्रांतिकारी विचार को सही मानता हूँ। उस विचार के लिए मैं अपने जीवन के खून का आखिरी कतरा तक बहा कर रहूँगा। मुझे गोली मारी जा सकती है, मैं भूखा मर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। सत्य भ्रष्ट होकर जीने का क्या फ़ायदा? मैं पेड़ के नीचे हूँ, हो सकता है कि पेड़ के नीचे ही मर जाऊं, लेकिन मरूंगा सिर उठाकर। समझूंगा कि भारत की क्रांति के लिए इस तरह मरना जरूरी था। अगर मेरे साथ सच्चाई है तो इतिहास उसकी कद्र जरूर करेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि लोकप्रियता की धारा में जो हमेशा बहना चाहता है, हो सकता है कि वह जनता की प्रशंसा हासिल करने में समर्थ हो जाए, लेकिन इतिहास में वह अमर नहीं हो सकता। वह कभी इतिहास की रचना नहीं कर सकता। क्रांतिकारी आंदोलन में अन्याय के खिलाफ संघर्ष में अनेक अत्याचार और संकटों का सामना करना पड़ता है। गांधीवादियों ने सुभाष बोस के पट्टाभी सितार मैया को उम्मीदवार बनाया था। सभी जानते थे कि पट्टाभी सितार मैया गांधी जी के उम्मीदवार हैं। यही नहीं, नेहरू, पटेल सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गांधीवादी सदस्यों ने वर्किंग कमेटी के बिना कोई बैठक किए तथा बिना अध्यक्ष की इजाजत के निहायत ही गलत तरीके से और नियम कायदे को ताक पर रखकर सुभाष बोस के खिलाफ पट्टाभी सितार मैया को वोट देने के लिए खुलेआम बयान दिया था। मीडिया द्वारा भी नेताजी के खिलाफ प्रचार किया गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने पराजित होकर कह दिया, पट्टाभी सितार मैया की हार मेरी हार है। सुभाष बोस को मेरी ओर से बधाई, और चाहे जो भी हो, देश के दुश्मन तो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने उनके अनुपस्थिति में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बीमारी की बात बताकर बैठक को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देने का अनुरोध किया था, तो उसके जवाब में उन सब ने एक साथ इस्तीफा देने की धमकी दी थी।
उनका मकसद था सुभाष बोस को जैसे भी हो दरकिनार कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो खुलेआम बयान देकर कहा था, कांग्रेस के गतिरोध के लिए सुभाष चंद्र बोस ही जिम्मेदार हैं। नेताजी के खिलाफ गांधीवादी किस हद तक चले गए थे, इसकी एक वानगी यह है कि उस समय नेताजी की गंभीर बीमारी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि सुभाष बोस को वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, यह तो उनका राजनीतिक बुखार है। इस बात का इतना प्रचार हुआ था कि त्रिपुरा कांग्रेस स्वागत समिति के डॉक्टरों ने अधिवेशन से एक दिन पहले जब उनकी जांच करने पर देखा कि सचमुच उन्हें काफी बुखार है, उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं है, तो वह हैरान हो गए। फिर भी नेहरू पटेल का संदेह दूर नहीं हुआ। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या डॉक्टर ने खुद थर्मामीटर देखा था, जबकि उन्हें स्ट्रेचर पर लाना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर प्रभाष बोस की लिखी पुस्तक भारत का आजादी आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस में उन्होंने जिक्र किया है कि बंद प्रस्ताव पारित हुआ था। सुभाष बोस और उनके साथियों की हार हुई थी। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के इस विडंबनापूर्ण अध्याय के संबंध में नेताजी ने काफी पीड़ा के साथ कहा था, त्रिपुरा में वाकई हमारी हार हुई है, लेकिन यह हार कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ प्रांतीय मंत्रियों और महात्मा गांधी के नाम, प्रभाव, प्रतिष्ठा के खिलाफ बिस्तर पर पड़े एक बीमार व्यक्ति के संघर्ष की मिसाल थी। नेहरू की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा था, इस संकट के घड़ी में नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे विचारों को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया है। उपरोक्त 12 लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं। नेहरू ने मेरे खिलाफ खुलेआम प्रचार का बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस संकट की घड़ी में जिन पर विश्वास कर वे ठगे गए थे, उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सीपीआई के विश्वासघात पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा था, हमारी हार का एक और कारण था सीएसपी नेतृत्व का विश्वासघात और कम्युनिस्ट पार्टी भी उनसे हाथ मिलाए हुई थी। कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर के उस ऐतिहासिक आईसीसी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा पढ़ रहे थे, तब बाहर और असंतुष्ट लाखों लोग एक सुर में नारे लगा रहे थे, सुभाष बोस जिंदाबाद, और गांधीवादियों के खिलाफ गूंज रहे थे तीव्र धिक्कार के शब्द। गांधीवादी डर के मारे सत्र समापन के बाद बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद खड़े रहकर सभी को ससम्मान लौटाने में मदद की थी। वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गांधीवादी राजेंद्र प्रसाद को सादर अपने घर ले गए। सुभाष बोस के प्रति इतनी नाइंसाफी, इतनी अशिष्टता, इतनी बदसलूकी के बीच भी उनके धैर्य, शालीनता, जोश और दृढ़ संकल्प को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर उस दिन मुग्ध हो गए थे। उन्होंने सुभाष चंद्र को बधाई संदेश भेजकर उन्हें देश नायक के विशेषण से विभूषित किया था। लेकिन गांधीवादियों का हमला यही नहीं रुका था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ किसी आंदोलन का आह्वान नहीं करना है, जबकि इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था। इस अपराध के लिए उन्हें कांग्रेस की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना का विरोध किया था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के हित में गांधी जी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। गांधी जी ने अपने जवाब में रविंद्रनाथ टैगोर से कहा था कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहते, वे कुछ कह ही नहीं सकते। साथ ही उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से इस बात के लिए अनुरोध किया कि वह सुभाष बोस को कहें कि सुभाष बोस अनुशासन का पालन करना सीखे। इस दौरान गांधी जी ने एंड्रेस से कहा था, सुभाष बोस इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, अर्थात सुभाष बोस बिगड़ैल बालक है। यानी गांधी जी के विचार से सुभाष बोस गैर अनुशासित और बिगड़ैल हैं। अंग्रेज इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने लिखा था, गांधी ने अपनी अहिंसा की नीति का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ किया, यानी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। सुभाष बोस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। शरद चंद्र ने उस जमाने में कहा था कि गांधी जी को असली दर्द समाजवादी क्रांति से है। वे अमीरों और व्यवसायियों से घिरे हुए हैं। अपने अनजाने में ही इस पूंजीवादी दृष्टिकोण और स्वार्थ से संचालित होकर गांधी जी
दिलोजान से विश्वास करते थे कि क्रांति और क्रांतिकारी लोग भारत के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि एक बार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के मकान पर क्रांतिकारियों के संबंध में कहा था कि यह लोग देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। तभी तत्काल खड़े होकर शरद चंद्र ने विरोध करते हुए कहा था, मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ। वे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे रहे हैं। विचारों के मतभेद की वजह से यदि आप उन्हें देशद्रोही कहते हैं तो उसी तर्क के आधार पर वह भी आपको देशद्रोही कह सकते हैं। गांधी जी अंततः अपनी बात वापस लेने को विवश हुए थे। शरद चंद्र ने यह मौके पर यह कहा था कि गांधी जी के सवाल का जवाब देते हुए ये चरखे से आज़ादी नहीं आएगी, इसके लिए सशस्त्र संघर्ष करना होगा। इस किताब में यह भी जिक्र है कि नेताजी के विदेश जाने और विदेश में आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश को आज़ाद करने के प्रयास के बारे में भी न केवल गांधी जी ने बल्कि यहाँ तक कि कथा कथित कम्युनिस्ट नेताओं ने भी उनका कितना उपहास किया था। उनके चरित्र को कलंकित करने की कितनी कोशिश की गई थी। नेताजी को फासिस्टों का दलाल, कविसलिंग आदि विशेषणों से नवाजते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने कहा था, जब सुभाष चंद्र बोस देश में आएंगे तो मैं उनका तलवार से स्वागत करूंगा। और तथाकथित कम्युनिस्टों ने कहा था, हम सुभाष चंद्र बोस का स्वागत गोलियों की माला से करेंगे। प्रभास बोस की किताब में इस बात को स्पष्टता से लिखा गया है कि तत्कालीन सीपीआई और आज के सीपीआई नेता बीटी रणदीप के एक बयान जो उन्होंने दिया था, उनका भी यही मनोभाव प्रकट हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, सुभाष बोस ने अपने एक संदेश में और अराजकता पैदा करने और तोड़ फोड़ करने वाली गतिविधियों को आज़ादी की लड़ाई करार दिया। जापानी साम्राज्यवाद के दलाल सुभाष बोस को कम्युनिस्ट पार्टी वही जवाब देगी जो सच्चे देशभक्त विश्वासघातियों देशद्रोहियों को दिया करते हैं। बोस की भाड़े की मुक्ति फौज, हत्यारा, चोरों, लिटोरे की फौज अगर भारत की धरती पर आकर लूटपाट और डकैती की कोशिश करती है तो उसे उसके प्रति हमारे गुस्से और नफरत का एहसास होगा। अर्थात उनकी सोच के अनुसार वे सच्चे देशभक्त हैं और नेताजी विश्वासघाती और देशद्रोही हैं और उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज हत्यारा, चोरों, लुटेरे की फौज है। केवल इतने से ही उन्हें तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने सारी हद पार करते हुए अपने पार्टी के मुखपत्र में कार्टून भी छापा जिसमें गर्दन में जंजीर बंधा एक कुत्ता दिखाया गया था। कुत्ते का चेहरा नेताजी का था और जंजीर को हाथ में पकड़े हुए थे जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री तोजो। नेताजी गहरे देश प्रेम की भावना से संचालित होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जापान का इस्तेमाल वैसे ही करना चाहते थे जैसे कि वर्मा के राष्ट्रवादी नेता आंग सान और इंडोनेशिया के सुकार्नो ने भी किया था तथा बाद में वे जापान के खिलाफ हो गए थे। जरूरत पड़ने पर नेताजी भी जापान के खिलाफ खड़े हो जाते। यह रणनीति के रूप में गलत था या सही था, इसे लेकर सवाल उठ सकता है, बहस की जा सकती है, लेकिन क्या उन पर जापान का दलाल होने का थप्पा लगाया जा सकता है? उन्होंने जो आजीवन संघर्ष किया था, क्या उसका मकसद भारत में जापानी साम्राज्यवादी शासन स्थापित करना था? उन दिनों नेताजी का जापानी साम्राज्यवाद का दलाल, गद्दार, देशद्रोही करार दिया गया था। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले उस जमाने में सबसे आदरणीय खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन सबसे अधिक वक्त जेल में बिताया था, उन्होंने भारत दौरे में नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए कहा था कि गरीबों के प्रति निश्चल प्रेम के लिए वे एक ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। केवल नेताजी ही भारत और पाकिस्तान में कायम सांप्रदायिक भावना को मिटा सकते थे। देश के बंटवारे के समय खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया था। 1945 के अगस्त माह में एक विमान घटने में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है और रेडियो पर उनके परिवार वाले समाचार सुनते हैं। समाचार वाचक कहते हैं कि भारत के देशद्रोही सुभाष चंद्र बोस
ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। जो इंसान अपना सब कुछ देश के नाम कर चुका था, उसके मौत पर भी उसे देशद्रोही कहा गया। इससे बड़ा बलिदान की मिसाल एक देश के लिए क्या हो सकता है। उनके लिए देशद्रोही शब्द का चयन केवल अंग्रेज ने नहीं बल्कि उस समय के भारत के नेताओं ने भी किया था। यह शब्द उस विमान घटने से भी अधिक घातक और जहरीली है। सुभाष बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि उन्हें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए जिसमें सोवियत संघ में सुभाष बोस के होने की जांच की गई थी। अनुज बताते हैं, पीएमओ ने ये कहकर इसे देने से इनकार कर दिया था कि इससे विदेशी ताकतों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। धर कहते हैं कि विदेशी संबंध तो एक बहाना है, असली भूचाल तो इस देश के अंदर ही आएगा। उनकी बात इस हद तक सत्य थी कि 1947 में आज़ादी के साथ भारत पाकिस्तान का अलग होना क्या देश के अंदर आने वाला भूचाल नहीं था। अंत में एक सवाल कि हम सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों की कद्र कैसे कर सकते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, हमारे महापुरुषों के प्रति हमारे सम्मान करने का एक ही रास्ता है, उनके विचारों को अपनाना, उनके विचारधारा को अपनाना, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलना, उनके विचारों से प्रेम करना और साथ ही देश के प्रति प्रेम भी। उस देश के प्रति जिस देश में हम सुरक्षित हैं, उस देश के लिए जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी थी और जिन्होंने जान देने के बाद भी अपने माथे पर देशद्रोही का थप्पा लिया, उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन इस संदर्भ में अर्पित हो पाएगी कि हम उनके दिखाए गए रास्तों पर, उनके विचारधारा से कितना प्रेम करते हैं और उनकी राह पर कितना चलते हैं। आपको यह एपिसोड कैसे लगी, कमेंट कर हमें अपना जवाब जरूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें।